इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने 1953 में किया था, लेकिन इसकी विभिन्न जटिलताओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग नाम प्रस्तुत किए थे। लेकिन टेंसले द्वारा प्रतिपादित इकोसिस्टम शब्द सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है, इसलिए यही शब्द काम में लिया जाता है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी विज्ञान की मूलभूत इकाई है जो जैविक एवं अजैविक घटकों की बनी होती है। इस प्रकार जैविक समुदाय एवं इसके अजैविक वातावरण का संयुक्त रूप इकोसिस्टम के द्वारा निरूपित होता है। इस तरह स्पष्ट है कि एक इकोसिस्टम का निर्माण जैविक एवं अजैविक घटकों के द्वारा होता है और ये घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा इनके मध्य पारस्परिक क्रिया भी होती है और एक जैव समुदाय के सभी सदस्यों में निरंतर अनुक्रिया भी होती रहती है। अर्थात किसी भी समुदाय में जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य ऊर्जा एवं खनिजों के निरंतर प्रवाह के कारण अनेक रचनात्मक एवं क्रियात्मक अनुक्रियाएं होती रहती है। इन्हीं क्रियाओं का सामूहिक परिणाम जो है इकोसिस्टम कहलाता है। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी की मूलभूत इकाई है जिसमें उपस्थित जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों ही घटक जीवन के रखरखाव के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इकोसिस्टम इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी which includes both the living and the non-living environment, each influencing the properties of the other and each is necessary for the maintenance of life. चूंकि हम जानते हैं कि जो होलोजोइक प्राणी हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा स्वयं की भोजन की आपूर्ति के लिए प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर रहते हैं, यद्यपि पादप स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करने में समर्थ होते हैं, फिर भी विभिन्न अजैविक कारकों जैसे प्रकाश है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, खनिज लवण आदि के द्वारा वो आपस में डिपेंड होते हैं, उनके ऊपर निर्भर होते हैं। यदि व्यापक तौर पर देखें तो पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं स्वयं में एक वृहद इकोसिस्टम है जिसमें विभिन्न जैविक एवं अजैविक घटक आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और इस कारण से इकोसिस्टम के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं। एक इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए ये आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। यद्यपि संपूर्ण जैवमंडल को नियंत्रित करना असंभव सा है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से जैवमंडल को स्थलीय, मरुस्थलीय, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, जलीय, समुद्र जलीय इकोसिस्टम हम लोग बांट सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को इस वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एक इकोसिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसके लक्षण होने चाहिए, तो स्मिथ 1966 के अनुसार किसी भी इकोसिस्टम में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। यह इकोलॉजी के वृहद एवं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इकोसिस्टम की रचना इसमें पाई जाने वाली विभिन्न जो जाति है उनकी विभिन्नताओं पर निर्भर करती है और एक जो जटिल इकोसिस्टम होता है उसमें जाति विभिन्नताएं अधिक होती है। इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली इसमें होने वाली ऊर्जा प्रवाह एवं पदार्थों के पुनर्चक्रण पर निर्भर करती है। इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा इकोसिस्टम की संरचना पर निर्भर करती है। इकोसिस्टम जितना जटिल होगा उसकी स्वास्थ्य के लिए उतनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इकोसिस्टम का विकास कम जटिल तंत्र से अधिक जटिल की ओर होता है। प्रत्येक इकोसिस्टम में पर्यावरण एवं ऊर्जा का स्थिरीकरण एक सीमित स्तर तक होता है। इससे अधिक मात्रा में स्थिरीकरण अवांछित परिवर्तनों के द्वारा ही संभव हो पाता है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, मुख्य रूप से तो इसे दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल
इकोसिस्टम। प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है, नेचुरल जो इकोसिस्टम है, उसमें मनुष्य की बिना किसी दखल के स्वतंत्र रूप से ये नियंत्रित होते हैं और आवास एवं वासस्थान के आधार पर इनको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक स्थलीय इकोसिस्टम है और दूसरा जो है वो जलीय इकोसिस्टम। स्थलीय इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। और जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है, एक्वेटिक जो इकोसिस्टम, उसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन वाटर इकोसिस्टम आता है। दूसरा जो है वो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इस प्रकार का जो भी इकोसिस्टम होता है वो मानव के द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें ऊर्जा के प्रवाह रूपांतरण द्वारा प्राकृतिक साम्य नियमित अंतराल से विचलित होते रहते हैं। जैसा इसके उदाहरण के रूप में हम लोग क्रॉपलैंड इकोसिस्टम को ले सकते हैं। उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। इकोसिस्टम के दो मुख्य पहलू इसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली में भाग लेते हैं। संरचना की दृष्टि या मोटे तौर पर कहें तो किसी भी इकोसिस्टम की संरचना में अजैविक एवं जैविक घटक मुख्य भूमिका निभाते हैं। अजैविक घटकों में संरचनात्मक दृष्टि से अजैविक घटकों में वातावरणीय घटक हो सकते हैं, अकार्बनिक घटक हो सकते हैं, कार्बनिक घटक हो सकते हैं। वातावरणीय घटक में टेम्परेचर है, प्रकाश है और अन्य भौतिक कारक होते हैं। अकार्बनिक घटकों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर आदि महत्वपूर्ण होते हैं। और कार्बनिक घटकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और मृदा आदि इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और जैविक घटकों में स्वपोषी घटक होते हैं और विषमपोषी घटक होते हैं। स्वपोषी घटक अर्थात ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स। स्वपोषी घटकों में हरे पादप आते हैं और प्रकाश संश्लेषी और या रसायन संश्लेषी जीवाणु आते हैं जो प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक यौगिकों की स्थिति रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। और इस ऊर्जा का उपयोग पादप स्वयं भी खुद की वृद्धि और परिवर्धन के लिए करता है। इस हरे पादपों को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि ये सभी सजीवों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। विषमपोषी घटक या हेटेरोट्रोफिक कंपोनेंट्स, ये सजीव घटक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी पादपों पर निर्भर रहते हैं। चूंकि ये सजीव स्वयं पोषियों द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, इसलिए इनको कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और इनको भी दो श्रेणियों में रख सकते हैं, एक है वृहद उपभोक्ता और दूसरे हैं लघु उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स ये प्राय भोजन को इंजेक्शन करके शरीर में उसका पाचन करते हैं और इसमें शाकाहारी है, मांसाहारी है और सर्वाहारी भी होती है। शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, जैसे ग्रास होपर है, गाय है, बकरी है, हिरण है, खरगोश है आदि। और ये शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो प्राथमिक मांसाहारी अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। और जो प्राणी द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं उनको टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और ऐसे कंज्यूमर जिनको कोई नहीं खा पाता वो टॉप कंज्यूमर्स कहलाते हैं। उसके बाद में लघु उपभोक्ता या माइक्रो कंज्यूमर्स, ये उपभोक्ता पाचन एंजाइमों का शरीर के बाहर सिक्रेशन करते हैं और इन एंजाइमों के सिक्रेशन के कारण जटिल खाद्य पदार्थों का रूपांतरण सरल पदार्थों में हो जाता है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। और इसमें मुख्य रूप से परजीवी जीवाणु आते हैं, मृतोपजीवी जीवाणु आते हैं और कवक आदि आते हैं जिनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, विघटक भी हम लोग कहते हैं। और इनके द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों का क्षय होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने जो
विषमपोषी हैं उनको भी दो श्रेणियों में वो लोग बांटते हैं। एक होता है बायोफेजेज और दूसरे होते हैं सेप्रोफेजेज। बायोफेजेज में जो जीवित सजीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनको बायोफेजेज कहते हैं, और जो मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनको हम लोग सेप्रोफेजेज कहते हैं। इसी के साथ ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है।